हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और अभी ये हॉट टॉपिक है। इस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्कशंस कर रही हैं। टीवी न्यूज़ चैनल पर आप देखते हैं कि डिबेट्स हो रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आइए हम इस पर हम बात करते हैं। आज ही यानी 9 अगस्त 2024, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के रूप में भी मनाया जाता है, आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ST/SC सांसदों को यानी MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया था बैठक पे और उस पर उनको आश्वासन दिया कि अब SCs STs कैटेगरी के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं होगा। तो हम समझेंगे कि क्रीमी लेयर क्या होता है, ये हम समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्रीमी लेयर क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, यानी क्रीमी लेयर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे और SCs STs को रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन सुनाया था 1 अगस्त 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब स्टेट्स को परमिशन है कि स्टेट्स के अंदर जो SC और ST कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको सब कैटेगराइज किया जा सकता है या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, यानी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? उपवर्गीकरण किया जा सकता है, सब कैटेगराइज किया जा सकता है या सब क्लासीफाई किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है ये भी हम समझते हैं। OBC में एक कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो OBC लोग आते हैं, यानी OBC कम्युनिटी के जो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनको सरकारी नौकरी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, उनको डिनाई कर दिया जाता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से OBC के अंतर्गत यानी OBC के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, उसी तरह SC और ST कैटेगरीज में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए। यानी SC और ST ये एक अम्ब्रेला ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम मान के चलते हैं SC कैटेगरीज़ को। SC कैटेगरीज़ में कई लोग रिच हैं और कई लोग सोशियो इकोनॉमिक लैडर में सबसे निचले पायदान पर हैं, यानी सबसे पुअर भी हैं। ठीक है, कई लोग काफ़ी रिच हैं यानी सोशियो इकोनॉमिक लैडर पे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग काफ़ी नीचे हैं यानी पुअर हैं। यदि हम यहाँ पे एक सीढ़ी बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, तो कई लोग यहाँ पे हैं और कई लोग यहीं पे हैं। ठीक है, इसको आप मान के चलिए सोशियो इकोनॉमिक लैडर। सोशियो इकोनॉमिक लैडर, इस सोशियो इकोनॉमिक लैडर में कई लोग यहीं पे हैं और कई लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे ST/SC लोग हैं जो लोग बहुत प्रॉस्पर लाइफ जी रहे हैं, यानी काफ़ी संपन्न लाइफ जी रहे हैं, संपन्न ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और कई लोग एकदम निचले पायदान पे हैं जिनको रोटी कपड़ा मकान तक का नसीब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, यानी सोशियो इकोनॉमिक लैडर में सबसे निचले पायदान पर हैं, इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था। तो इसीलिए स्टेट से कहा था कि आप ST/SC कैटेगरीज़ को भी बाइफरकेट करिए और उनको अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार उसको सब कैटेगराइज करिए, उसको सब क्लासीफाई करिए, उसका उपवर्गीकरण करिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। ठीक है, तो इस डिसीजन के बाद और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो डिसीजन सुनाया था, उस डिसीजन को अभी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, यानी 2004 वाले डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। 2004 में एक केस आया था, चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाया गया था कि जो सब कैटेगराइज किया गया है SC ST को, वो गलत है। पहले तो आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, ऑर्डिनेंस 1999 में। इस ऑर्डिनेंस में कहा गया था
एससी कैटेगरीज़ को सब कैटेगराइज किया गया था ए, बी, सी और डी में। ठीक है, मतलब 4 ग्रुप में बांटा गया था एससी कैटेगरी को। तो इस एससी कैटेगरी को जब 4 ग्रुप में बांटा गया तो कई एससी समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और फिर इन लोगों ने पिटीशन डालना शुरू कर दिया। जब पिटीशन डाला गया तो उस पिटीशन के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया और कहा कि ये कैटेगराइजेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन बिल्कुल सही है क्योंकि एससी एक बहुत बड़ा हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनियस ग्रुप मतलब क्या कि एससी कैटेगरी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है कि विविधता बहुत ज़्यादा है। वही मैंने आपको सोशियो इकोनॉमिक लैडर के बारे में बताया। तो इस तरीके से कुछ लोग बहुत सोशियो इकोनॉमिक लैडर में बहुत निचले पायदान पे हैं और कुछ लोग काफ़ी ऊपर उठ गए हैं जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को अपहेल्ड किया था, यानी उसको समर्थन दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये डिसीजन सुनाया कि जो आंध्र प्रदेश ऑर्डिनेंस द्वारा जो प्रावधान किया गया है एसटी एससी के लिए वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि एससी जो है यानी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी क्या है, एक होमोजेनियस ग्रुप है। होमोजेनियस ग्रुप, होमोजेनियस ग्रुप क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एससी होमोजेनियस ग्रुप है। होमोजेनियस ग्रुप का कहने का मतलब ये है कि जिस भी कम्युनिटी को एससी डिक्लेयर किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जिस भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल किया गया वह एसटी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकता है और जिसको एससी में शामिल किया गया वह एससी का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2004 के जजमेंट को ओवर रूल किया 2024 के जजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 2024 में ये बोला गया कि एससी कम्युनिटी जो है ये एक हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है। हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है। हेट्रोजेनियस कम्युनिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया सोशियो इकोनॉमिक लैडर। ठीक है, इस सोशियो इकोनॉमिक लैडर में कई एससी एसटी काफ़ी निचले पायदान पे हैं, इनफैक्ट सबसे निचले पायदान पे, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, और जो लोग सबसे ऊपर पहुँच गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए कोई एक एसटी चाइल्ड है, ठीक है, या एससी चाइल्ड है जिसके माता पिता यानी पेरेंट्स आईएएस हैं या फिर आईपीएस हैं, तो उस बच्चे को, चाइल्ड को क्यों ज़रूरत होगी रिजर्वेशन की? क्योंकि इनके माँ बाप ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग करने लगे हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, अब इनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईएएस या आईपीएस के बच्चे को हर सुविधा मिलती है जो एक रिच फैमिली के बच्चे को मिलती है। ठीक है, उनको एजुकेशन अच्छे स्कूल्स में मिलते हैं, फिर इनको हर सुविधा मिलती है, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। ठीक है, फिर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, यानी लग्जरियस लाइफ जीता है। तो मतलब सारी सुविधाएं ये शहर में रहने की औकात रखता है। अर्बन एरियाज़ में इनकी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा कुछ यहीं से होता है, मतलब एजुकेशन होता है, और ये हायर एजुकेशन को परस्यू करने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, तो एक आईएएस या आईपीएस के बच्चे को रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए और रिजर्वेशन क्यों डिजर्व करना चाहिए एक आईएएस या आईपीएस के बच्चे को? तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था 2024 के डिसीजन में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स अपने स्टेट्स के अंदर एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के अंदर भी एक क्रीमी लेयर कंसेप्ट बनाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। और रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं को मिलना चाहिए जो एकदम सोशियो इकोनॉमिक लैडर में सबसे निचले पायदान पर हैं, यानी एक गरीब मजदूर का बेटा जो ना तो हायर एजुकेशन अटेंड कर सकता है,
ना ही न्यूट्रिशियस फूड ले सकता है, ना ही इसके पास इतने पैसे होते हैं कि अच्छे बुक्स खरीद सकता है, ना ही कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, ना ही कंप्यूटर खरीद सकता है, ना ही कोई गाड़ी खरीदने की औकात रखता है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डाउन होती है। जिसको पढ़ने का भी नसीब नहीं होता है, जिसको मोबाइल या कंप्यूटर भी इसके पास नहीं होता है, ना ही शहर में पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, और उनके पेरेंट्स भी इतने गरीब हैं, उनके पास भी पैसे नहीं हैं, तो इसको कहीं एक सिटी या टाउन में एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स में इनको एनरोल किया जाता है। ठीक है, तो गांव का एजुकेशन लेवल आप जानते ही हैं, गांव के टीचर्स होंगे वो पढ़ाएंगे। तो एजुकेशन लेवल इनका काफ़ी पुअर हो जाता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी नीचे रहता है। इवन क्लोथ्स भी नहीं खरीद पाता है ठीक से, ना ही बुक्स खरीद पाता है, ना ही हाउस है, पक्का घर भी नहीं है, मिट्टी के घर में रहता है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। ठीक है, ना ही सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है। तो इस तरह की स्थिति से होकर के गुजरता है एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा इन्हीं को मिलना चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक लैडर में सबसे नीचे हों। एक ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाले बच्चा को ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। ठीक है, तो ये तो हो गई कि इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए। ये हमने बात की कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों होना चाहिए एसटी और एससी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि कई एसटी और एससी परिवार जो आज संपन्न परिवार हैं वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, और उनके रिजर्वेशन के फ़ायदे लेने से जो सोशियो इकोनॉमिक लैडर में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कि एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन सिर्फ 7.5% है, एससी के लिए सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन सिर्फ 15% है, ओबीसी का रिजर्वेशन है 27%, और बाकी जो 40% है 40.1%, अब 40.9% मतलब 41% आसपास, तो ये है आपका यूआर कैटेगरी, यानी जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जैसे एससी की अगर हम बात करें तो 15% में ही या तो क्रीमी लेयर एक डिक्लेयर किया जाए, या फिर इसको सब कैटेगराइज इस तरीके से किया जाए कि जो 15% के अंदर आने वाले 15% नौकरियों में कुछ लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। मान के चलो कि ए कैटेगरी को, एससी के ए कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए और बी कैटेगरी को कम प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि ये संपन्न परिवार हैं, ये काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक लैडर में काफ़ी ऊपर उठ चुका है, इसलिए बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। तो इस तरीके से कैटेगराइज करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ठीक है, तो आज यानी 9 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने कई एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एमपीज़ को बैठक पर बुलाया था और उनको आश्वासन दिया कि अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया था कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए एसटी एससी कम्युनिटी के अंदर भी, इसके बाद कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये रिएक्शंस आ रहे थे। जैसे अगर हम बात करें बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी लीडर है मायावती। तो मायावती ने अपना ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट एससी एसटी कैटेगरी से रिजर्वेशन हटाने वाला कंसेप्ट है। तो मायावती ने ये कहा था, तो इसीलिए काफ़ी रिएक्शंस आ रहे थे, अनेक पॉलिटिकल पार्टी से भी रिएक्शंस आ रहे थे और लोगों से भी कई फीडबैक मिल रहे थे, नेगेटिव फीडबैक मिल रहे थे। और कुछ महीनों के बाद कई स्टेट्स में चुनाव भी हैं, जैसे झारखंड में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, तो कई स्टेट्स में चुनाव हैं। उन चुनावों को भी नज़र में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसटी एससी एमपीज़ को ये आश्वासन दिया कि अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों नहीं होना चाहिए इस पर भी हम बात करते हैं। पहले हमने बात की कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों होना चाहिए, अब हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों नहीं होना चाहिए। वाई शुड
देयर बी नो कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। तो इस पे अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर। देखो दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होने की वजह से ST SC रिजर्वेशन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि क्रीमी लेयर पहले अनाउंस होगा, फिर धीरे धीरे ST SC का जो रिजर्वेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कई लोग मानते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि ST SC कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग अभी भी कई मानसिक ट्रॉमा यानी मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके वजह से ST SC कम्युनिटी के लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, ठीक है। शहरों में भी भेदभाव होते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। भले ही एक्ट बना दिया गया है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये भले ही ये एक्ट है उनके एट्रोसिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन एक एक्ट काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि एक्ट एकमात्र कानून होता है और कानून को चाहिए कि आपके पास सबूत होना चाहिए, यानी एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आपके साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते आपको परेशानी हुई है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसके लिए सबूत चाहिए। और कई डिस्क्रिमिनेशंस, कई एट्रोसिटीज़ इस तरीके से होते हैं कि उसके लिए कोई सबूत नहीं मिलता है, ठीक है। तो शहरों में विशेषकर से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ST SC कम्युनिटीज़ के साथ। अगर हम बात करें NCRB द्वारा 2023 में जारी आंकड़ों के बारे में, तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसने जो 2023 में आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार जो SC कम्युनिटी के साथ जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं 2022 में, ये लगभग 13% राइज कर गया है। यानी 2020 के तुलना में, 2020 में हुए एट्रोसिटीज़ की तुलना में 2022 में 13% राइज कर गया है इंसिडेंट ऑफ एट्रोसिटीज़ ओवर ST SC कम्युनिटीज़। ये SC कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर ST कम्युनिटी की बात करें तो 14% राइज कर गया, 14.3% राइज कर गया है 2022 में, ठीक है। यानी 2020 की तुलना में 2022 में ST कैटेगरीज़ के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं, जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं, वो 14.3% राइज कर गया है। ये NCRB का आंकड़ा है, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं। इसने 2022 में लोकसभा में एक डेटा रखा था, डेटा टेबल किया था, जिसमें कहा था कि जो SC कम्युनिटी है, SCs के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके केसेस संख्या में 42,793 थे 2018 में। अब ये बढ़ करके 2019 में 2020 में कितने हो गए हैं? ये बढ़ करके हो गए हैं मोर देन 50,000, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में 2022 में कहा कि ST कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं, जो एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार हुए हैं, उनकी संख्या 2018 में 6,528 था। ये 2020 में ये संख्या बढ़ करके हो गई 8,272। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था जो आंकड़ा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर और डिस्क्रिमिनेशंस की बात करते हैं तो कई स्टेट्स में इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं जिसमें ST और ST कम्युनिटीज़ बुरी तरीके से सफ़र करते हैं। अगस्त 11, 2023 की बात करते हैं। तमिलनाडु में, तमिलनाडु के एक स्थान जिसका नाम है नांगुनेरी। नांगुनेरी में क्या हुआ था, एक 17 ईयर ओल्ड SC बॉय और उसकी छोटी बहन जो
14 ईयर ओल्ड थी। इसके साथ क्या हुआ, इन दोनों को हंसुआ यानी सिक्कल से इनका गला रेता गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ था 2023 में 11 अगस्त को। और इनका गला क्यों रेता गया? क्योंकि इन लोगों ने हरासमेंट के खिलाफ कंप्लेंट की थी। ठीक है, हरासमेंट के खिलाफ कंप्लेंट डाली थी हायर कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो हायर कम्युनिटी के लोग इतने क्रूर हो गए कि 17 साल का बच्चा और उसकी 14 साल की बच्ची 14 साल की सिस्टर, इनको सिकल से काटा गया, हंसुआ से काटा गया। तो इस तरीके की घटनाएं अभी भी होती हैं। आज़ादी के बाद 75 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, फिर भी आज इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन जैसी घटनाएं होती हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई एक एसटी या एससी व्यक्ति कहीं पे गैर एसटी एससी व्यक्ति के बीच में चला जाता है तो उसको एक बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है और उसको एक डिस्क्रिमिनेटिव व्यू से देखा जाता है और उसको एक जानवर से भी, पशु से भी नीचे दर्जे का समझा जाता है और डिस्क्रिमिनेशंस होता है। तो इसलिए अगर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया तो क्रीमी लेयर की वजह से एसटी एससी कम्युनिटी खतरे में भी पड़ सकता है, क्योंकि अगले दिन आंकड़े इस तरीके से पेश कर दिए जाएंगे कि अब एसटी एससी कम्युनिटी काफ़ी अच्छे स्तर पर आ गया है। ठीक है, ये कम्युनिटीज़ अच्छे स्तर पर आ गए हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी बहुत अच्छी हो गई है और इनको रिजर्वेशन से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बात की कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों एससी एसटी कम्युनिटी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करता है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी काफ़ी पुअर है। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में चले जाएं, गांव वाले क्षेत्र में चले जाएं, तो एससी एसटी कम्युनिटी से आप मिल करके देखिए, उनकी स्थिति आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके की ज़िंदगी वो व्यतीत करते हैं और किस तरीके के मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। बहुत दयनीय स्थिति होती है। जो लोग शहरों में बस गए, जिनको अच्छा एजुकेशन मिल गया, जिनको अच्छे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मिल गया और जिनके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, बिजनेस मैन बन गए, ठीक है, बिजनेस पर्सन्स बन गए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको हर तरह की सुविधा मिलती है जो एक जनरल बच्चे को मिलता है, जो एक गैर एसटी एससी ओबीसी कम्युनिटी के बच्चे को मिलता है। वो सारी सुविधाएं एक हायर क्लास एससी एसटी कम्युनिटी के बच्चे को मिलता है, लेकिन जो एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ के बच्चे को किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो इसलिए एसटी एससी रिजर्वेशन मैं तो कहूँगा कि उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो लोग एक्चुअली उसके लिए हकदार हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति को एसटी एससी का रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया जाए। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाने से एसटी एससी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होगा उसके अगेंस्ट अगर वो कंप्लेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे भी उनको न्याय नहीं मिल सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं एक एसटी एससी कम्युनिटी के बच्चे को, एक एसटी एससी कम्युनिटी के व्यक्ति को, एसटी एससी कम्युनिटी की महिला को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपका क्या व्यू है, अपना व्यू या आपके विचार इस कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।